कुछ ही समय के बाद आप देखें मोहल्ला फिर वैसे की वैसा ही हो गया, मतलब कुछ भी बदलाव नज़र नहीं आया। ना किसी कोई गिला ना शिकवा, कोई भी किसी तरीके से चमागड़ी में आके किसी को भी अगर उसके स्वाभिमान को झकझोर दे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब बच्चे गली में किकरियों से खेलते हुए धमा-चौकड़ी मचा रहे हैं, औरतों में अभी भी गहमा-गहमी बाकी है। काली की समझ में ये नहीं आ रहा था कि चौधरी हरनाम ने जीतू को मारा क्यों था? उसने चौधरियों से स्वयं भी लड़कपन में कई बार मार खाई थी, लेकिन उसको लगता था वो सब मामूली बातें थी, वो बचपन की बातें थी। लेकिन अभी इतने बड़े होने पर भी वो वैसा ही कर रहा है। उसे बहुत क्रोध आ रहा था, वो घर आकर दीवारों के सहारे ज़मीन पर बैठ गया और खोया-सा छत की ओर देखने लगा। बहुत ही उलझन उसे हो रहा था, तो चाची ने उसे इस तरह देखा तो प्यार से झिड़कते हुए बोली, पुत्रा ऐसा क्यों बैठा, खाट ले ले। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस तरह टांग नहीं हिलाते, उसे बोली कि टांग नहीं हिलाते जैसे तुम हिला रहे हो। काली की टांग हिलनी बंद हो गई, लेकिन उसने चाची का फिर उत्तर नहीं दिया। चाची फिर बोली, जीतू की माँ निहाली बहुत दुखी है। यानी निहाली का एक पुत्र जीतू, इसकी इतनी मार कर हालत खराब कर दी गई थी, तो निहाली जो थी वो बहुत ही इसकी माँ परेशान हो गई थी। और इसने कहा मुझे उस पे बहुत ज़्यादा तरस आता है, छोटी उम्र में उसकी माँ भी मर गई थी, जैसे मतलब ये बताते कि तुम्हारी भी माँ ने दी, वही स्थिति उसके साथ भी हुआ और ब्याह का चूड़ा भी उसका मैला ही नहीं हुआ था, तब तक वो विधवा हो गई। अब आज तक जीतू को देख-देख जीती रही, उसे उम्मीद थी कि बेटे का सुख देखेगी, पर ऐसा लगता नहीं कि वो भी नसीब में है। चाची ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, निहाली जितनी भोली है, जीतू तो उतना ही शैतान है, घर आता है तो माँ से लड़ता है, बाहर जाता है तो लोगों से। 7 कोस का बल खाकर झगड़ा करने जाता है। आज उसे चौधरी ने मारा है, सुना है नाक की हड्डी टूट गई, खून के पन्नाले बह रहे हैं। उसे तो ज़िंदगी के आखिरी पहर में, यानी वो निहाली के लिए परेशान है कि ज़िंदगी के आखिरी पहर में भी उसे सुख नहीं बल्कि दुःख ही दुःख नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे वो जो काली है, तो काली को लगता है कि उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। तो काली की बात सुन चाची उसकी ओर भय और आश्चर्य से देखने लगती है। वो गुस्से में काली कहता है कि मैं होता ना तो जो काली ने कुछ नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं दिया, मैं तो उसकी बाँह तोड़ देता। अब इतने में इसकी जो चाची है प्रतापी, वो भी एक तरीके से भय से वो हो जाती कि कहीं ये भी तो कुछ ऐसा ही नहीं सोच रहा है। तो काली जो है दरवाज़े से गुस्से में बाहर निकलता है, तो वो पीछे-पीछे जाती है, लेकिन फिर वो जा नहीं पाती। वो सोचती है अगर हम पीछे घर छोड़ के चले जाएँगे तो जो प्रीतों के बच्चे हैं वो कोई न कोई सामान चुरा ले जाएँगे। अब काली तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ चौगान में गया, वहाँ अभी कोई नहीं था, केवल बछड़े-बछिया यही सब थे। तो उसने अपने आप को जो है मच्छर-मक्खी से बचाने के लिए बार-बार पाँव पटक रही थी कौन? यानी केवल बछड़े और बछियाँ बंधी थी और चौधरियों की कृपालता और उदारता के रूप में इनके पास पहुँचती है। तो अपने आप को मच्छर-मक्खी से बचाने के लिए बार-बार पाँव पटक रही थी और पूँछों को पंखे की तरह वो सब हिला रही थी। तो जब वह जीतू के घर के सामने पहुँचता है तो वो देखता है कि 2 औरतें दरवाज़े से बाहर निकल रही हैं। एक वहाँ पे जो निकल रहे थे घर से बाहर, वो बाबे फत्तू की पत्नी बेबे हुक्मा थी। बाबे फत्तू थे उस गाँव के, उनकी बेबे थी हुक्मा। वो लाठी के सहारे बाहर टटोल कर निकल रही थी। उन्हीं के साथ जो है निक्कू की पत्नी जो प्रीतो थी, जिनके दर्जन भर बच्चे थे, वो भी निकल रहे थे। अब जो है बेबी हुक्मा जो है उन्होंने 13 बच्चों को जन्म दिया था। कितने? 13 बच्चों को, प्रीतों से भी ज़्यादा बच्चे को। लेकिन 13 में से 12 तो ऐसे ही उनके अपने हाथ में ही धरती की गोद में समा गए। वही परमात्मा के डर के कारण शिकायत भी नहीं करती। उसका दिल इतना नरम है कि वो काँटे की चुभन की तलवार काट समझकर अपना बुरा हाल कर लेती। यानी उसके अंदर सहानुभूति इतनी है कि जब जीतू को इस हाल में देखे, नेहाली को देखी, तो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। और कही कि उसे परमात्मा से डरना चाहिए, यानी जो चौधरी हरनाम ने किया, उसे तो कम से कम परमात्मा से डरना ही चाहिए। और ये भी कहती है कि परमात्मा से इसलिए डरना चाहिए क्योंकि परमात्मा सबका अहंकार तोड़ता है। गली में आती हुई वो प्रीतों को यही समझा रही थी कि माया का अहंकार नहीं करना चाहिए। गरीब की आह तो महामारी से भी बुरी होती है, लेकिन जवाब में प्रीतो तुनक कर बोली, बेबे जीतू। वो देखिए बेबी जो है ये जो प्रीतो है वो कहती है कि जीतो भी तो दुष्ट है, वो भी तो आफत है। इस पर जवानी क्या आई, पूरा ये मुश्तंडा बन गया, महल भर की जो कुड़ियाँ हैं, बहू-बेटियाँ उनको ताड़ता रहता है ना? तो ये जो प्रीतो है वो उसी की बुराई कर रही है जीतू की। उसे भी लग रहा है कि हरनाम ने नहीं गलती की है, जीतू है ही इसी लायक। अब क्या है प्रीतो कहती है अब उसके अंदर एक दिल की भड़ास और थी जो उसकी बेटी लक्षो थी, उसका जो ये क्या नाम है इनका जस्सो, जो जस्सो का बेटा जो मंगू था, मंगू यानी जो जीतू को अभी फँसाया था, इससे जो है इसका रिश्ता वो लगने वाला क्या था तो उसको रिश्ता ये तोड़ दी थी। जिसके बारे में जीतू जो थे तकिए में बैठकर बातें किया करता था, यानी मज़ाक उड़ाता था। तो ये सब जो है प्रीतो के मन में जो है अभी कसक रह गया था, तो वो वही चीज़ निकाल रही थी कि जीतू है ही दुष्ट, उसके साथ तो ऐसे दुष्टों के साथ तो दुष्टता का व्यवहार होना ही चाहिए। उसने कहा कि जीतू ने परसों तकिए में ही तो कहा था कि मंगू बदमाश है, लक्षों का बाप बदमाश है, मोहल्ले की सब लड़कियां लुच्ची हैं, है ना? तो बहुत ही तो कहता है कि
जो इस तरीके से करता ना, जिस दिन मंगू को पता चल जाएगा ना वो बहुत जहरीला आदमी है, इसको और लाइन पे लगा देता। तो बेबी हुक्मो प्रीतो की बात को सुनती रहती है, फिर गुस्से में वो भी उत्तर देती है कि प्रीतो, जो तुम मुझे ये सब समझा रही हो ना, मैं इसी मोहल्ले और गली में रहती हूँ, मतलब कि मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे ये मत गिनाओ। अब गा जैसे ही काली उनके पास पहुँचता है तो वो बेबी हुक्मा का मत्था टेकता है, तो बेबी हुक्मा उसको पहचान नहीं पाती हैं, कहती हैं कि बच्चा हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, तो तुरंत ही ये क्या नाम है, जो प्रीतो है, ये बहुत आगे रहती है। ये कहती है जो भाभी प्रतापी उनका भतीजा है और परदेस गया था, आज ही आया है। तो वो कहती है जुग जुग जियो बच्चा, इस तरीके से। अब वो जो है कहती हैं तू परदेश चला गया था, तो तेरी जो चाची थी, तो तेरी चाची जो थी वो आठ-आठ आँसू रोती रही। यानी जो आस-पास के लोग हैं उनसे बहुत ही सहानुभूति रखती हैं बेबे। तो वो पूछता है कि बेबे बाबे का क्या हाल है, और दलीपा यानी उनका पुत्र जो दलीपा वो क्या कहाँ पे है, क्या कर रहा है? तो कहती है काका तेरे बाबा का हाल ऐसा ही जैसे बुढ़ापा अपने आप ही सबसे बड़ा रोग है। तो देखिए ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये किसने कहा, बेबे बाबा, उन्होंने कहा कि बुढ़ापा जो है अपने आप में ही सबसे बड़ा रोग होता है। अब जो है बाकी रहा जो दलीपा यानी अपने पुत्र के बारे में कहती है, वो तो शहर में जाते जो है शहर में जाके जूते बनाने का वो काम करता है। और बेबी हुक्मा जो है ठंडी आ भरी बहुत कुछ शिकायत नहीं की, जो भी उनके अंदर खेत भरे स्वर में कुछ भी था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बस निहाली का दुःख मुझसे देखा नहीं गया, जीतू तो मार खाकर खाट पर पड़ा है, लेकिन बेचारी व्याकुल तो वो हो रही है। अब बेबी की बात सुन प्रीतो तुनक कर बोली, जीतू को चौधरी ने कौन-सा गड़ासा मार दिया है ना? और फिर इस तरीके से कहता है कि रंडी माँ के साथ खेल खेलता है, खाट पर यूँ पड़ा है जैसे सिर पर कुल्हाड़ा लगा हो। तो मतलब इस तरीके से उसकी सहानुभूति प्रीतो की जीतू की तरफ 1% भी नहीं है। जब वो जीतू के घर पहुँचा तो ताई निहाली जो है जीतू की नाक और मुँह से खून साफ करने की कोशिश कर रही थी, और खून जो है वो बहता जाता, वो चीखता-चिल्लाता वहाँ खाट पे पड़ा हुआ था। काली देख चौधरी ने इसका क्या हाल कर दिया। जैसे ही वो पहुँचती है तो वो निहाली कहती हैं कि देख बेटा इसका क्या हाल कर दिया मार-मार के। दिन भर इसकी बेगार भी करता है, सारी मेहनत का इनाम ये दिया इसने। ताई निहाली के हाथ से कपड़ा लेते हुए वो काली बोला, ताई ला मैं खून साफ कर देता हूँ। ताई निहाली के उठने से पहले ही दरवाजे की ओट में खड़ी थी ज्ञानो। देखिए ज्ञानो बल्कि सहानुभूति देने आई थी। ज्ञानो का भाई जो मंगू था, मंगू ही तो फँसाया था हर नाम से कह के। मंगू अपनी ज्ञानो जो बहन है उससे भी बहुत चिढ़ता था, है ना? और ज्ञानो और मंगू की जो माँ है इनका नाम क्या है, जस्सो, है ना, जस्सो। ये जो ज्ञानो है वो बहुत विरोध करती है चौधरियों का। अब जो है वो ये मिलने आ गई थी, मिलने क्या ज्ञानो जो है वो देखने आ गई थी जो इतना ज़्यादा इसको चोट लगा था। तो वो वहाँ पे खड़ी थी। काली ने चौंक कर उसकी ओर देखा और चढ़वा दी। उसकी आँखों के सामने 6 साल के पहले की एक बेबाक, निडर, झगड़ालू और खुले बालों वाली लड़की घूम गई। यानी बचपन में 6 साल पहले उसको देखा था कि कैसी थी, वो बिल्कुल बेबाक रहती, निडर रहती, और ऐसे अभी भी थी। और गलियों में घूमती-फिरती, कहीं गमी हो या शादी, झगड़ा, सभी जगह वो पहुँचती थी। काली ने ज्ञानू की ओर ध्यान से देखा और उसके यौवन और सुडौल शरीर को निहारता हुआ बोला, ज्ञानू तू तो बहुत बड़ी हो गई है। तो वो भी कहती है, हाँ तू भी तो बहुत बड़ा हो गया है, और लजाती हुई बाहर निकल जाती है। ज्ञानू हाथ में पानी की कटोरी लिए जीतू के सिरहाने आ खड़ी होती है, यानी जो ज्ञानू है वो मतलब कि कुछ तो हेल्प करे, इसलिए वो जो है कटोरे में पानी लेके उसके सिरहाने आके खड़ी हो जाती है। काली गीला कपड़ा जीतू के ओठों और नाक के नीचे फिर उसे निचोड़ता है, यानी जो है वो ठीक करने की कोशिश करता है कि कुछ जो है उसको आराम हो। काली ने ताई को तसल्ली देते हुए हंसकर कहा, ताई ये खून नहीं पानी है, तू इतना घबरा नहीं। यानी जब वो निचोड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था लाल रंग के सारे निकलते थे, तो उसको लगा बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तो कहती है जीतू के चेहरे से खून नहीं बल्कि पानी निकल रहा है, तू जो है शांत हो। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल बेबस नज़रों से काली की ओर देखता रहा। उसकी आँखों में गहरी मटियाली धुंध-सी छाई हुई थी। उसने अपनी आँखें काली की आँखों में डाल दी। जब उसने जो है जीतू से हाल-चाल पूछा, तो बिल्कुल वो बोलता भी क्या, है ना? तो वो कहता है उसकी बस ये चीज़ है उसके मन में एक चीज़ ये आता है, वो कहता है काली तू तो इस गाँव से चला गया था ना, दोबारा इस नरक में क्यों आ गया? यानी वो अपनी स्थिति को देखते हुए जो चमारड़ी की स्थिति है, जो चमारड़ी में लोगों के स्वाभिमान के साथ इस तरीके से खेला जाता है, तो जीतू यही उससे प्रश्न करता है, काली तू तो कम से कम यहाँ से चला गया था, सुकून की ज़िंदगी जी रहा था, तू इस नरक में फिर से वापस क्यों आ गया? तो यहाँ पे देखिए काली बहुत बड़ी बात कहता है, वो कहता है कि और कहाँ जाता? आदमी सब जगह से निराश होकर घर को ही तो लौटता है। काली ने जीतू को समझाते हुए नमी से कहा। जीतू ने आँखें मूंद ली और मुँह दूसरी ओर फेर लिया। कुछ क्षण बाद उसने पलट कर काली को देखा, जैसे उसे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आँखों में अविश्वास की झलक देख काली भी सोच में पड़ गया और उसने मुँह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब जीतू ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया, तो उसने कंधा थपथपाते हुए बोला, जीतू अपने घर में बैठकर दुनिया बहुत बड़ी नज़र आती है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये हर जगह तंग है। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है
कि अपने घर में बैठकर लगता है दुनिया बहुत बड़ी है ना, लेकिन जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के लिए हर जगह ये दुनिया एक ही जैसी है, उनके लिए वही सकरा जगह सब है। फिर वह बात पलटने के लिए ताई निहाली से बोला, ताई जीतू को 2 घूँट चाय के मिल जाएँ तो इसका शरीर जो है गरमाइश आ जाए। अब यहाँ पे ताई निहाली कहती घर में गुड़ है, चाय की पत्ती है, लेकिन दूध कहाँ से आएगा? और दूध तो यहाँ पे सिर्फ़ चौधरियों के घर होता है या मंगू के घर में है। अब मंगू की बहन तो यहाँ पे जो है ज्ञानू तो खड़ी ही थी। तो उसने सोचा कि कहाँ से मिलेगा? तो ज्ञानू को ताई निहाली के ये सब बहुत बुरे लगे, तो उसने कहा या तो मंगू के घर में होगा या तो उनके घर में होगा, बाकी किसके घर में होगा? अब ज्ञानू अभी सोच ही रही थी कि क्या उत्तर दे, तो काली झट से बोल उठा, मेरे घर में दूध है। सवेरे चाची कहीं से लाई थी, वो झटपट गया और जो है दूध लेने चला गया। अब काली के जाने के बाद ताई निहाली जो परमात्मा को याद करते हुए ज्ञानू से बोली, जीतू की तरह काली का बाप भी बहुत ही छोटी उम्र में मर गया था। काली बेचारे को तो उसकी शकल भी याद नहीं होगी। पहलवानी करता था, इज़्ज़तदार बनता था। इज़्ज़तदार बंदा था, चौधरी भी उसके मुँह नहीं आते थे, मतलब कि उसका जो पिता था वो दमदार था और थाना तक उससे दबते थे। और कहती है कि लगभग दोनों बराबर पले-बड़े हैं, बस ये है कि जीतू से वो 3 महीने बड़ा है काली। जब काली वापस आया तो झेप कर आँगन में जो है ज्ञानू चली जाती है। ताई निहाली दूल्हे को चाय बनाने चली जाती है और काली ने दरवाजे में रुककर चारों ओर अच्छी तरह देखा, फिर जीतू के पास आ उसने जेब से एक छोटी-सी गठरी खींच ली और उसमें से शीशी निकाल जीतू को दे दिखाते हुए बोला, अभी तेरे नाक के अंदर ये दवाई लगाता हूँ, पहले तो ये दर्द करेगा, फिर एकदम आराम हो जाएगा। तो वो एक शीशी लेके आता है और कहता है कि अभी ये लगाता हूँ, तुझे बहुत आराम मिलेगा इससे। और काली ने कपड़े का एक टुकड़ा शीशे में भिगो कुछ बूँद जो है उसके नाक में डाल दिया। अब जो है जीतू ने दर्द से कराहते हुए हाथ मुँह पर रख लिया। सब्र कर अभी आराम हो जाएगा। काली ने उसका हाथ जो है मुँह से उठा दिया। 2-4 बूँदें नाक से बहकर जीतू के ऊपरी ओर पर फैल गई और कुछ गले मुँह तर आई। उसने उसे चाटा तो उसे बुरा सा मुँह बनाकर बोला, दारू, शराब है क्या? फिर जीतू ने एकदम खुश होकर कहा, ये तो ठीक एकदम बिल्कुल ठेके की शराब जैसी है। उत्तर में काली मुस्कुरा दिया और शीशों को जो है कपड़े में लपेट जेब में रख लिया। जीतू ऊपरी ओठ पर ज़बान फेरता हुआ बोला, ये तो एकदम अंग्रेज़ी जैसा है। काली उत्तर में फिर मुस्कुरा दिया। जीतू उठकर बैठता हुआ बोला, चाय पीकर क्या करूँगा? एक काम करो यही 2 घूँट दे दो। काली ने मुस्कुराते हुए उसके मुँह पर हाथ रख दिया। ताई निहाली चाय लेकर आई तो जीतू ने बेदिली से 2 घूँट पिए और फिर लेट गया। ताई उसका सिर दबाने लगी। उसके बूढ़े हाथों में इतनी ताकत थी कि जीतू को मतलब इतनी ताकत नहीं थी कि वो जीतू को राहत पहुँचा सके। तो काली ने कहा कि ताई एक काम करो, तुम साइड में हो जाओ, हम जो है इसका जो है सिर दबा देते हैं। और ज्ञानू खाट की पाती खड़ी रही। काली कभी-कभी जो है कनखियों से उसकी ओर देख लेता था, यानी ज्ञानू को देख लेता था, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं वो करता था। फिर गुड़ के स्वाद पर उसने बुरा-सा मुँह बना लिया। काली ने जीतू के ऊपर झुकते हुए दबी आवाज़ में पूछा, चौधरी के खेत में क्या जानवर तूने ही हाँके थे? तो जीतू कहता, नहीं, मैंने ये नहीं किया था। मुझे पता नहीं कौन किया था। तो काली के इन प्रश्नों से जीतू परेशान सा हो उठा। तो मंगू ने उसने कहा काली ने कि मंगू ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? तो काली ने पूछा। मंगू का नाम सुन ज्ञानू चौकन्नी हो गई कि क्या बात है, क्यों लिया था, पता करे। तो उसने कहा कि वो उठकर बैठता हुआ बोला, इसलिए कि मैं उसे अच्छा नहीं लगता, मैं उसकी चौधर नहीं मानता, इसलिए वो मेरी जान की दुश्मन बना है। काली चुप रहा। जीतू लेटता हुआ फिर बोला, तुम गांव में रहोगे तो जल्दी ही मंगू के रंग ढंग सब देख लोगे। ज्ञानू भयभीत नजर से काली के गंभीर चेहरे को देखती रही। वो नहीं चाहती थी कि काली और मंगू यानी उसके भाई और मंगू में कोई भेदभाव हो। तो वो अपने मन को किसी दूसरी ओर लगाने के लिए जीतू की खाट के नीचे पड़े खून से लिथड़े जो जब वो कपड़े थे उसको उठाने लगी। तो ताई निहाली ने 1-2 बार ज्ञानू को मना भी किया, लेकिन जब वो उन्हें समेट कर वहाँ झाड़ू लगाने लगी तो ताई प्रफुल्लित तो बोली, पुत्रा रब तू भाग रखे। ताई उसे आशीर्वाद दे रही थी कि दरवाजे पर जोर की ठोकर पड़ी और मंगू यानी जो उसका भाई था, अब ये देखिए उसका भाई भी वहीं पे टपक पड़ता है मंगू। और जैसे ही वो देखता है कि उसकी बहन ज्ञानू वहाँ पे, तब तक तो उसका दिमाग घूम जाता है। और जो है ज्ञानू को देख मंगू ने ऊँचे स्वर में कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? तू घर पहुँच, तेरे टुकड़े करके भी ज़मीन में तुमको गाड़ता हूँ। ज्ञानू डर से दीवार के साथ जो है सट के वो खड़ी हो गई और उसके साथ-साथ रेंगती हुई दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वो नहीं चाहती थी कि काली के सामने मंगू उसका अपमान करे। वो मंगू के बराबर पहुँची तो उसने लाठी का सिरा उसके पेट में, देखिए ऐसा भाई था मंगू कि उसके जो लाठी का सिरा था उसके पेट में ही चुभो दिया। ज्ञानू चीखती हुई बाहर दौड़ कर गई और ये सब देख के काली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से कौन व्यवहार करता है। ताई निहाली भी उसको समझाई कि इस तरीके से कैसा बेदर्दी कसाई की तरह तू मारता है। तो फिर ताई उसे समझाते हुए बोली, पुत्रा ऐसे बहन पे हाथ नहीं उठाते, बराबर की बहन पे। तो वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी तब तक वो बोला, चुप रह माई, ज़्यादा बात ना बनाया कर तू। फिर वो लाठी के सहारे जीतू की खाट पर झुकता हुआ बोला, क्या बे जीतू, क्यों मुकर कर रहा है? अभी तो कुछ भी तुझे मार नहीं पड़ी, अभी तो थाने वाले तेरी हड्डियों को सुरमा बनाएंगे। फिर उसने ताई निहाली से कहा, माई तूने इसे सिर पर चढ़ा रखा है,
उठा इसे बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुँच गई ना तो ये मार-मार कर इसे दिन में भी तारे और रात को सूरज दिखा देंगे। एक काम कर, मैं चौधरी के खेत पे जा रहा हूँ, वहाँ काम हो रहा है, तू इसे भेज दे, वो खुश हो जाएगा। मंगू ने अभी तक काली से कोई बात नहीं की थी, वो उसे ध्यान से देखता हुआ बोला, सुना काली, तुम्हें तो शहर का राशन घी की तरह लगा है। अब देखिए, इससे निपटने के बाद जो है काली को देखा, काली को देखते ही उसको तंज कस रहा है कि तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि जो शहर का राशन है वो घी की तरह लगा है, नहीं तुम्हारा शरीर बन गया है। मरियल बछड़े जैसे तुम गए थे सांड की तरह आए हो। खैर गांव में रहोगे, अब देखिए यहाँ पे तंज कैसे कस रहा है कि गांव में रहोगे 2 महीने में सारी चर्बी ढल जाएगी। यहाँ किसी को हराम की रोटी नहीं मिलती। अगर यहाँ सब हलाल की रोटी खाते हैं तो मैं भी वहाँ खाऊंगा। कह काली ने हंस दिया। कुछ समय तक मंगू खामोशी से कमरे में इधर उधर झांकता रहा। जब उसकी नजरें चाय के गिलास पे पड़ी तो उसने सोचा कि यार ये चाय बना है, चाय मतलब दूध, और दूध तो किसी के घर होता नहीं। तो आंख नचाते हुए धमकी भरे लहजे में बोलता है कि पराए माल पर ऐश कर रहे हो आजकल जी, तो चाय पीते हो, दूध हुआ। अब देखिए अपनी बहन को कह रहा दूध वो रांधती गई। मैं भी सोचता था कि भैंस रोज 2 बट्टी दूध देती थी, लेकिन दूधना फिर भी खाली रहता है। अभी उसकी जाकर खबर लेता हूँ। और मंगू ने घूर कर सबकी ओर देखा और लाठी पटकता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कुछ समय तक सब चुप बैठे रहे। काली ने जीतू की ओर देखा और सोच में डूबा हुआ बोला, मंगू तो बहुत आगे निकल चुका है। जीतू ने बहुत कमजोर आवाज में उत्तर दिया, आप सारा दिन चौधरी की तहलीज चाटा करता है, रौब गाड़ता है, सारे मोहल्ले को ये गालियां देता है, न बड़े की सर न छोटे के लिए। आज प्रीतो की लच्छो जो है उसको तो दिन दहाड़े ये जो है गली में घेर लेता है। ये सुनताई निहाली जीतू के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, पुत्रा तू चुप रहे, मंगू जाने लच्छो के माँ बाप जाने, तुझे क्या लेना है। तेरे नाक से तो अभी तक सवेरे की मार का खून बंद नहीं हुआ है। कुछ समय के बाद जो है काली उठकर गली में आ गया। जब वो मंगू के घर के सामने पहुंचा तो अंदर से उसे वही सुनाई दे रहा, ज्ञानों की चीख और मंगू की गालियों की मिली जुली आवाजें आ रही थी। काली कुछ क्षणों के लिए दरवाजे के सामने ठिठक गया, लेकिन चीखें और गालियां सुनकर उसके मन प्राण कांपने लगे और वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने घर आ गया। अब यहाँ देखिए आगे की जो अध्याय में है, 5वां जो अध्याय है, अब इसमें काली जब भी कोठरी में लेटता तो उसे यही डर लगता है, यानी जो चारों तरफ अपने जो घर है उसकी तरफ जब नजरें दौड़ाता तो ऐसा लगता है वो कभी भी गिर सकता है ना। तो मतलब छत को खड़ा रखने के लिए कभी लठ का सहारा लिया गया है, चारों तरफ अंधेरा है। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि उस घर को फिर से बनवाने की ज़रूरत है। तो काली ने कोठी के अंदर ध्यान से जब चारों तरफ देखा तो वो छत पर आ गया कि लेप ना होने के कारण छत पर भी रेत सी बिछी हुई है। वो सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा चौधरी और महाजनों के मकानों को देखने लगा। चमादड़ी के जो कच्चे कोठों के मुकाबले वो चौबेरे और पक्के मकान बहुत ही भले दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि वह भी अपने कोठे को खदेड़ पक्का मकान बनाएगा, उस पर एक चौबारा भी डालेगा। ये विचार उसके दिमाग पर इतना जल्दी छा गया कि उसे जल्दी-जल्दी साकार रूप देने के लिए बेकरार उठा। उसने दिमाग में मकान का नक्शा बना लिया और छत से नीचे उतरता हुआ चाची को बहुत ही ऊँचे स्वर में पुकारने लगा। जब चाची ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो आवाज़ें देता हुआ गली में आ गया और प्रीतो के घर से चाची को बुला लिया। चाची को खाट पर बिठाकर स्वयं उसके पाँव में बैठ काली जो है उसने कहा, चाची मैंने एक बात सोची है। उसने कहा क्या? उसने कहा चाची ने इस ख्याल से खुश हो कि शायद वो अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता हो, लेकिन वो कोठे को गिराकर पक्का मकान बनाने की बात कहा। और जैसे ही उसने कहा कि ये मकान अपनी उम्र खो चुका है, काली ने टूटे हुए किवाड़ों, बूदी दीवारों, झुकी हुई छत की ओर संकेत करते हुए कहा। ये सुन चाची ने हाथ से अटेरन रख दिया और आंखों से पानी पोंछती हुई बोली, पुत्रा तेरे बाप दादा इसी मकान में रहे, यहीं पैदा हुए और यहीं अपने श्वास को उन्होंने अंतिम श्वास लिए, है ना। तो ये सब तो उन्हीं का लगवाया है, मरम्मत करवाया है। तुम ये क्यों परेशान हो रहे हो कि तुम इसको मरम्मत करवाना चाहते हो, तुम पैसे बचा के रखो। तो वो कहता, नहीं नहीं चाची मैं नया मकान बनवाऊंगा, रुपए खर्च हो जाएंगे तो क्या हुआ। काली ने चाची की घुटने पकड़ ली कि मुझे तो करना ही है, पक्के आंगन में तू चरखा काटेगी, जो चौधरानियां हैं वो तुझसे जलेंगी। काली की बातें सुन चाची तो एक तरफ खुश हो रही थी लेकिन साथ ही चिंतित हो रही थी, क्योंकि जो है वहाँ पे कोई भी उस चमारड़ी में कोई पक्का मकान बना ले ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो सोच रही है कि ये इसके मन में आया है, भगवान ये इसके मन से निकल जाए, है ना। ये तो कहती तेरी अकल मेरी अकल से बड़ी, एक काम कर तू जो तुझे जो करना है वो कर। लेकिन वो अंदर ही अंदर भगवान से मना रही है कि भगवान ये चीज़ इसके मन से निकल जाए। काली ने चाची के बाजू में उठा लिया और उसे 2-3 चक्कर दे दिए। चाची कराहती हुई बोली, हट काकी मेरी तो जान ही निकल गई। काली ने चाची को खाट पर बिठा दिया और स्वयं जूता पहनकर झूमता हुआ दुकाने की ओर चला गया, ताकि वो मकान के बारे में छज्जू सा से सलाह कर सके। नए मकान का नक्शा उसके दिमाग में अलग अलग सूरतों में उभर रहा था और वो महाजनों की गली में जाता हुआ प्रत्येक मकान को ध्यान से देख रहा था कि हमें कैसे बनवाना है। अब काली उसको देखते देखते जो छज्जू सा की दुकान है वहाँ पे पहुंचा
और नज़र दौड़ाया तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि व्यस्त था। तो काली उसे काम करते हुए दिलचस्पी से देखने लगा कि कैसे वो ग्राहकों को दुकान पे हैंडल कर रहा है। और छज्जू साहब की नज़र उसकी ओर भी तब गई, मतलब कि शुरुआत में तो वो अपने क्लाइंट जितने भी थे उनको डील कर रहा था, तो धीरे से जब निकलने लगा तो छज्जू साहब की नज़र उसकी ओर भी पड़ी। वो झट से बोला, कहाँ चले बाबू कालीदास, बोरी पर बैठो, मैं सबको सौदा तौल दूँ, फिर आता हूँ, इत्मीनान से बात करते हैं। काली थड़े पर एक और बिछी हुई फटी सी बोरी पर बैठ गया। थड़े के दूसरी ओर बनोलों पर हल्की खुली बोरियां पड़ी थी और साथ ही जो है तराजू और बाट रखे हुए थे। थड़े के पीछे दलान था जिसके एक कोने में बजाजी की अलमारी थी। उसके सामने एक बहुत मैली जो है चादर बिछी हुई थी। अलमारी के साथ लकड़ी की संदूकची और उसके साथ लोहे का गज पड़ा था। दूसरे कोने में कई छोटी बड़ी बोरियां थी, उनके पीछे टीन के छोटे बड़े डिब्बे थे। दलान के पीछे एक लंबी और गहरी कोठरी थी। तो ये सब पूरे परिदृश्य के बाद अगर देखें, जब शाह जो है कोठरी में जाता है तो ये महसूस होता है वह किसी गुफा में आया हो, ऐसा लगता है। शाह को देखते हुए काली सोचने लगा कि स्वभाव से ये व्यक्ति कितना जो देवता जैसा है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या चौधरी, क्या चमार, सबके साथ जी कहकर बात करता है। मतलब वो ये दिखाते हैं कि छज्जू शाह है, तो वो सबको सम्मान देता है, ये नहीं कि किसी को ये दृश्य देखता हो। शाह अपने बाजू से चेहरे का पसीना पोंछते हुए थड़े पर आया और बोला छपकते हुए, बनोलों की कई गाड़ियाँ जो है तौल दी। और उसे काली से कहा, एक काम करो, तुम सिगरेट पीते रहो, मैं हिसाब करके आता हूँ। काली सिगरेट पीता हुआ मन ही मन में छज्जू शाह का चौधरी हरनाम से मुकाबला करने लगा कि एक दुष्ट वो व्यक्ति है ना, वो कितना दुष्ट है। और ये तो वही तुलना करता है कि एक तो बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह नर्म है, तो दूसरी बिल्कुल जैसे सूखी मिट्टी की तरह सख्त है। काली ने जोर से सिगरेट का कस खींचा और अपने आप से बुदबुदाया कि शाह जैसे आदमी के लिए जान भी चली जाए तो क्या हर्ज है। सब ग्राहकों को निपटा कर छज्जू शाह अपना हुक्का उठा काली से जरा परे हटकर थड़े पर आ बैठा। उसने दो चार बार हुक्का गुड़गुड़ाया और खांसता हुआ बोला, कालिदास, देर हो गई, क्या करूं, दुकानदारी पेशा ही ऐसा है। अब लालच में क्या होता है कि मतलब कि वही है कि लालच में छोड़ने का मन नहीं करता। तो ग्राहक आया, अगर 4 पैसे का सौदा ले जाए तो ढेले पाई की कमाई हो जाती, दुकानदारी नाम ही आई चलाई का है। छज्जू सा ने अपनी टेंट पर कई बार हाथ फेरा और हुक्के के 2-4 लंबे कस खींच उसने नए एकदम परे कर दिए, जैसे उसे अचानक ही कुछ याद आ गया हो। वह काली की ओर झुकता हुआ बोला, उस दिन हरनाम सिंह ने जीतू को नाहक मारा, वह बेचारा बेकसूर था। है ना, सवेरे से शाम तक मेरे काम में लगा रहता था, रात को जब मैंने दुकान बढ़ाई तो अपने घर गया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग मारने का हौसला कर कैसे लेते हैं, और कसूर ना होते हुए भी लोग मार कैसे खा लेते हैं। वह काली कुछ क्षण चुप रहा, फिर छज्जू सा की ओर देखता हुआ बोला, शाह जी, इसमें चौधरी का इतना दोष नहीं जितना मंगू का है। वो चौधरी के कान भरता रहता है, मैं 6 साल के बाद गाँव आया हूँ, मेरा उसे कोई सरीका भाईचारा नहीं है, फिर भी मेरे साथ जो है दुश्मनी करने बैठा है। तो बाबू कालिदास वो कहते हैं कि छज्जू कहते हैं कि इस गाँव का हाल मत पूछो। चोरी, यारी, निंदा, चुगली तो बहुत यहाँ बढ़ गई है। भलमानसी का ज़माना खत्म हो गया और लुच्चों का राज आ गया है। छज्जू शाह ने खास-खास कर गले में फँसी हुई बलगम निकाली और जो है गली में थूकता हुआ बोला, कहो छुट्टी काटने आए हो या गाँव में ही रहने आए हो? तो कहते हैं, गाँव तो रहने का इरादा है, आगे जो रब को मंज़ूर हो। शहरों में भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो कहते हैं कि हाँ, शहर में गरीब आदमी मारा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हाँ, शहर में गरीब आदमी मारा जाता है, गाँव में तो फिर भी वो पल जाता है। गाँव के लोगों में अभी तक दया धर्म बाकी है, लेकिन जो शहर में है, शहर में तो आदमी सामने तड़प-तड़प कर जान भी दे दे ना, तो कोई पानी तक नहीं पूछता। छज्जू सा हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। खाली उसकी ओर देखता हुआ बोला, साहब जी, मेरा कोठा बहुत बोदा हो गया, पता नहीं किस समय बैठ जाए। सोच रहा हूँ कि उसे जो है खदेड़ कर पक्का जो है बना दूँ। इसी बारे में आपसे सलाह करने आया हूँ। छज्जू सा की आँखों के सामने वही 10 रुपए के नोट फिर आगे कि बढ़िया कमा के आया है। फिर उसने लैंप का एक और सिगरेट फेंक दिया उसके पास। उसने कहा, साहब जी रहने दो, मैं सिगरेट कम ही पीता हूँ, इससे तो हुक्का अच्छा है। तो काली ने कहा, बात है तुम्हारी ठीक है, मैंने हुक्के 2 हुक्के और भी रखे थे। एक हुक्का मैंने जाटों के लिए रखा था, दूसरा चमारों के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि एक दिन कोई चमार में आया और वो शक्कर लेने आया, उसको मैंने हुक्का दिया तो वो लेके वो भी धीरे से खिसक लिया। अब जैसे इसने कहा कि मतलब चोरी करके चला गया, इनकी ही जात का था, तो काली का सिर शर्म से झुक गया और वो कुछ देर तक सिगरेट को उँगलियों में थापे हुए ज़मीन को घूरता रहा। छज्जू शाह ने गला साफ करके एक बार फिर बलगम गली में थूक दिया और गाली से बोला, तुम मकान की बात कर रहे हो? काली से बोलता है। तो कहता है कि बड़ा नेक ख्याल है, तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी, गाँव में एक पक्का मकान हो जाएगा। तो वो कहता है कि शाह जी, इस समय तो मेरे पास 300 रुपए हैं, अगर 300 में से काम हो पाए तो मैं कल से ही इमारत वाला काम जो है वो शुरू कर दूँ। कुछ पैसा मिलने वाला है, लेकिन अभी उसमें कुछ समय लगेगा। काली ने बहुत ही विश्वास भरे स्वर में कहा। तो 300 तो कम है। अब वो कहता है 300 में तो नहीं हो पाएगा, 300 रुपए तो घर बनाने के लिए कम है। तो
कहता है कि तुम्हारे चाचा सिद्धू जो थे, यानी इसके जो चाचा जो हैं वो सिद्धू थे। कहते तुम्हारे जो चाचा सिद्धू थे वो तो पुराना लेन-देन था। उन्होंने भी एक बार मकान जो है पक्का करने का इरादा बनाया था, कुछ रुपए भी इकट्ठा किए थे, 100 रुपए मुझसे भी उधार लिए थे, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। उस सस्ते ज़माने में शायद इतने पैसों में मकान बन जाता, लेकिन इस समय तो 500-600 रुपए से कम में काम नहीं चलेगा। हर चीज़ बहुत महँगी हो गई है। ये तो बहुत बड़ी रकम है, इतना रुपया मेरे पास नहीं है, काली कहता है। तो छज्जू साहब भी सोच में पड़ गया और हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। फिर जो है उसने कहा कि एक काम करो, तुम काम शुरू कर दो, बाकी धीरे-धीरे चीज़ें होती रहेंगी। मैंने भी तो 15 साल पहले इसी तरह मकान बनवाया था, अब देखो भगवान की दया से ये 2 मंजिला हो गया है। काली ने साहब की योजना को ध्यान से सुना कि हाँ, धीरे-धीरे तो काम हो सकता है। तो छज्जू सा हिसाब लगाया कि ईंटें जो है गड़ी के भट्टे से मिल जाएगी, सहतीर और कड़ियाँ का बंदोबस्त हो ही जाएगा। और दरवाज़ों के लिए शीशम की लकड़ी और पट्टे महासे से ले लेना, मिट्टी पीपल वाले जोहर से ले लेना। छज्जू शाह ने सारा हिसाब लगा के विश्वासपूर्ण स्वर में कहा, परमात्मा का नाम लेकर इमारत शुरू कर दो, महीने भर में मकान जो है तुम्हारा वो खड़ा हो जाएगा। छज्जू शाह को बंदगी करके काली थड़े से नीचे उतरने लगा तो शाह ने उसे बहुत नम्रता से आवाज़ दी। काली पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगा और संकेत पाकर फिर थड़े पर आ गया। शाह ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, कालिदास तेरे साथ बात करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो बात गुजर गई उसके जिक्र से क्या फ़ायदा। तो याद दिलाता है कि जो तुम्हारे चाचा सिद्धू थे उन्होंने 12 साल पहले आज से मकान के लिए जो है बनाने के मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे। उससे ब्याज लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो अपना प्रेमी था और उसने असल रकम में से 75 तो दे दिए थे, लेकिन 25 अभी बाकी है। और इतना ईमानदार तुम्हारा चाचा था, तो ये सब बताता है। अब छज्जू शाह ने उस पन्ने पर उँगली रखकर वहीं जो है उसको बंद कर दिया। यानी एक तरीके से उसको लेना था, तभी तो उस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर रहा था, उसके सामने रख रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कह रहा था। तो जैसे ही ये बात काली सुनता है तो काली कहता है कि भाई अंगूठा लगा हुआ है। और इस तरीके से जब वो कहता है कि मेरे ही चाचा थे तो भाई हम आपको पैसे ज़रूर देंगे, क्योंकि ख़ानदान की निशानी हम ही एक बचे हैं। एक काम करते हैं, मैं आज ही आपको पैसा देता हूँ। तो कहता है नहीं, नहीं आज ज़रूरी नहीं है, जब भी आना तो तुम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब काली थड़े के नीचे उतरने लगा तो छज्जू सा ने उसे हौसला देते हुए बोला, एक काम करो, तुम इमारत जल्दी ही शुरू कर दो। वैसे तो परमात्मा के कामों में किसी का दखल नहीं है, लेकिन हिसाब से अभी बरसात में 2 पौने 2 महीने बाकी हैं। हाँ, कमोबेशी होने की सूरत में शर्माना मत। सबके कार्य करने वाले तो परमात्मा ही हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि फिर भी बंदा भी बंदे का दारू बन जाता है। आपकी दया बनी रहनी चाहिए। आप जैसे लोगों के सहारे ही गाँव में इज़्ज़त से दिन काटने की आशा है, वरना यहाँ तो हर आदमी जो है काटने को आता है। छज्जू शाह को बंदगी करके काली थड़े से नीचे उतर आया और शाह की बातों पर मुग्धा सा गर्दन उठाए अपने घर को जाने वाली गली की ओर मुड़ गया। अब यहाँ पे देखिए जो काली है ना वो बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गया। उसे लगा कि ये तो बहुत ही हेल्प करने वाला व्यक्ति है। और आप देखिए छज्जू शाह ने बहाने से ही सही वो जो 25 रुपया वो निकालने की बात कह दी। पूर्व में आकाश पर छाए हुए बादलों में से सूरज लिहाफे में छिपे बच्चे की तरह झाँक रहा था। सुबह की हवा सूखी खेतों में हल्की सी धूल उड़ाती हुई चल रही थी। चमादड़ी की स्त्रियां और मुटियारे सिरों पर टोकरे उठाए हुए चौधरियों के घरों और हवेलियों से कूड़ा और गोबर उठाने के लिए घरों से निकल रही थी। तो यहाँ पे हल्की सी ये धूल उड़ाती हुई, मतलब ये बता रहे हैं कि चमादड़ी की जो स्त्रियां और मुटियारे जो हैं सिरों पर टोकरे उठाए हुए चौधरियों के घरों और हवेलियों से कूड़ा और गोबर उठाने के लिए घरों से निकल पड़ी थी। चमादड़ी के मर्द गज गज के साफे बांधे और कमर तक नीची कुर्तियां पहने हाथों में दरीतियां या खुरपे लिए खेतों की ओर जा रहे थे। काली जो था वो गली में खड़ा अपनी कोठी को ध्यान से देखता हुआ नए पक्के मकान के नक्शे के बारे में सोच ही रहा था। चाची भी बहुत प्रसन्न थी कि काली वह काम करने जा रहा है जो उसकी 7 पीढ़ियों से नहीं हो पाया। कोई राहगीर चौबारे को दूर से ही देखकर पूछेगा तो वो बताएगा कि ये किसका है, उसके पुत्र काली का है। ये सोच चाची कुछ उदास सी भी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि काश उसका भी एक बेटा जिंदा रहता और वह भी चौबारा बनाता। लोग पूछते तो उन्हें उत्तर मिलता कि वह चौबारा सिद्धू के पुत्र का है। चाची की आंखें भर आई। वो अपने पति और 5 बेटों को याद कर कर, यानी इनकी जो पति के अलावा कितने बेटे थे, तो इनके जो पति के अलावा 5 बेटे थे तो उनको वो याद करने लगी।
जब उसका मन कुछ हल्का हो गया तो उसने अपने आप को यह सोचकर तसल्ली दे ली कि बेटा क्या भतीजा क्या, दोनों में कोई फ़र्क थोड़ी होता है। और फिर काली तो उसका ही बेटा है, अगर उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला-पोसा तो गाँव के लोग अब भी यही कहेंगे, ये प्रतापी के भतीजे काली का चौबारा है। चाची को ड्योढ़ी से बर्तन और दूसरा सामान समेटने के लिए कह काली स्वयं छत पर चला गया। उसने ड्योढ़ी की छत और मडरों को अच्छी तरह निरीक्षण किया और नीचे उतरकर सामान वो निकालने में चाची का हाथ बटाने लगा। जब सब सामान बाहर निकाल लिया गया तो चाची ने ड्योढ़ी की एक थम्मी के पीछे से एक पोटली निकाली और उसे अपने नेफे में छिपा लिया और गली में खाट बिछा सूत अटेने लगी। काली कुदाल ले छत को खदेड़ने लगा। छत उसके बोझ और कुदाल की चोटों के तले काँप रही थी। चाची थोड़े-थोड़े समय के बाद काली को पुकार कर कहती, संभल कर कुदाल चलाना, छत बोदी है कहीं एकदम नीचे ना आ गिरे। काली के सब बच्चे, गली के जितने भी बच्चे हैं चाची के इर्द गिर्द जमा हो गए। जिन बच्चों की प्रीतों के बच्चों के साथ दोस्ती थी, वे उनके कोठे पर बैठे बहुत नजदीक से देख रहे थे। चाची गली में अपने गिर्द मंडरा रहे बच्चों को झिड़कते हुए परे रहने की ताकीद कर रही थी। काली को छत उखाड़ते देख जो गली की कुछ स्त्रियां गोद के बच्चों को कमर से लगाए हुए चाची के पास आ गई। जो भी औरत काम धंधे से लौटती वह चाची के पास रुककर छत खदेड़ने का कारण जरूर पूछती। चाची बड़े गर्व से उसे बताती कि काली पुराने कोठे की जगह नया मकान बनाने लगा है। ज्ञानू जो थी वो उपले थापने के लिए अपनी छत पर आई, तो काली को कुदाल चलाते देख वो सोच में पड़ गई, वो अपने कोठे की छत क्यों खदेड़ रहा है। वह टोकरा फेंक कर गोबर भरे हाथों को मसलती हुई चाची के पास जमा स्त्रियों की भीड़ में आ गई। चाची लहक लहक कर बता रही थी, काली कहता है कि पक्का मकान बनाऊंगा, ऊपर चौबारा डालूंगा, इतना ऊंचा कि 2 कोस से नजर आए। ज्ञानू बच्चों को पीछे धकेलती हुई चाची के बिल्कुल पास आ गई और गोबर से लिथड़े हुए हाथों से ही बाल संवारती हुई बोली, चाची चौबारे के बाहर चारों लाल रंग करवाना, फिर वह दूर से बिल्कुल चौधरी हरनाम की चौबारे की तरह दिखाई देगा। ज्ञानू को सुझाव सुनकर स्त्रियां हंस पड़ी। प्रीतो नाक सिकोड़कर बोली, राण सलाह तो ऐसे दे रही जैसे काली के चौबारे में इसी का पलंग बिछेगा। तो ये तो कभी इसके बारे में अच्छा सोचती ही नहीं थी। ज्ञानू की माँ जस्सो ज्ञानू की माँ जो जस्सो थी, उसने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो चीखती हुई बोली, ठहर जा सिरमुन्नी, तेरी टांगें तोड़ती हूँ। मैंने तुम्हें उपले थापने के लिए कहा और तुम मुझसे भी पहले यहाँ पहुँच गई। ज्ञानू गोबर भरे हाथ झटकती हुई अपने घर की ओर भाग गई और छत पर जाकर काली को कुदाल चलाते हुए देखने लगी। वो 2 उपले थाप लेती और फिर काली की ओर देखने लगती। उसके पुराने शीशम के रंग से मजबूत सुडौल और भरे हुए शरीर से ज्ञानू की नज़र हटने का नाम ही नहीं लेती। फिर वह एक तरह से काली के साथ मुकाबला करने लगी और कुदाल की हर चोट के साथ एक उपला थापने की कोशिश करने लगी। उधर कुदाल की चोट पड़ती, उधर वह उपला थाप कर फेंक देती। जब काली कुदाल छोड़ सुस्ताने लगता तो ज्ञानू भी उपले थापना बंद कर देती। तेजी से ऊपर चढ़ते हुए सूर्य को देख जब काली जल्दी जल्दी कुदाल चलाने लगी तो ज्ञानू की उपले भी थापने की गति बढ़ गई। ज्ञानू ने उपले थाप कर टोकरा नीचे फेंक दिया और काली की ओर देखते हुए भरपूर अंगड़ाई ली। टोकरा गिरने की आवाज़ सुनकर काली उसकी ओर देखने लगा और सिर से ऊपर उठी हुई कुदाल क्षण भर के लिए वहीं रुक गई। ज्ञानू ने नीचे आकर हाथ मुंह धोया और अपनी माँ की आवाज़ों को अनसुना करती हुई गली में आ गई। काली के घर की ओर जाते हुए उसे अज्ञात सा डर महसूस हुआ। कानों में अपने भाई मंगू की झिड़कें और गालियां सुनने जो गूंज उठी, लेकिन उसने उसे इसका भय नहीं था। वो उसको हिला के अपना सर और अपनी कमीज के ऊपर चढ़ाए हुए बाजू को खोलती हुई चाची के पास आके फिर खड़ी हो गई। उस समय वहाँ केवल 2-3 बच्चे खड़े थे। चाची इत्मीनान से अटेरन चला रही थी। ज्ञानू को देख चाची बोली, कौन ज्ञानू, इधर आ मेरे पास बैठ। चाची मैं यहीं ठीक हूँ। ज्ञानू सामने वाली दीवार का सहारा लिए खड़ी काली की ओर देखती हुई बोली। चाची ने अटेरन छोड़कर कहा, काली पक्की ईंट का मकान बनाने लगा है, रब इसकी उम्र लंबी करे। ज्ञानू चाची की बातों से बेपरवाह काली को कुदाल चलाते हुए देखती रही। थोड़ी देर के बाद उसने कुदाल फेंक दी और मुड़ेरे पर झुकता हुआ बोला, चाची प्यास लगी है, पानी पिलाना। चाची अटेरन रखकर उठने लगी तो ज्ञानू झट बोल उठी, चाची ठहर जा, मैं लस्सी लाती हूँ। रहने दे लस्सी, तेरे घर में फिर क्लेश बढ़ेगा। चाची उसे रोकती रही लेकिन ज्ञानू अपने घर की ओर भाग गई। काली ने फिर पानी मांगा तो चाची बोली, काका ज्ञानू अपने घर से तुम्हारे लिए लस्सी ले गई है, बस आती ही होगी। काली ज्ञानू की प्रतीक्षा में अपनी आंखों पर हाथ की छतरी बनाकर गली में देखने लगा। कुछ ही समय के बाद ज्ञानू गाढ़ी लस्सी में नमक मिलाकर लोटा भर लाई और चाची की ओर बढ़ाती हुई बोली, ले चाची लस्सी, नमक मैंने डाल दिया है, अब तू ही पिला दे, मैं तो उठते उठते 2 पल लगा दूंगी। चाची ने अटेरन उठाते हुए कहा। ज्ञानू एक हाथ में लस्सी का लोटा और दूसरे हाथ में पीतल का ग्लास पकड़े सीढ़ी के आखिरी डंडे पर जा खड़ी हुई और झेपते हुए लस्सी से भरा ग्लास काली के हाथ में थमा दिया। काली घटाघट लस्सी पीने लगा। ज्ञानू उसके तख्ते की तरह चौड़े जो चकले सीने में बाल वहाँ पड़ रही पसीने की नदी को देखने लगी। उसके सब पट्टे तने हुए थे, बालों पर महीन मिट्टी के कण आम के बूर की तरह बिखरे हुए थे। उसने लस्सी पीकर गिलास झुकाया तो ज्ञानू की नजरें भी साथ ही झुक गई। उसने दूसरा गिलास भर दिया। काली चुस्कियाँ लेकर लस्सी पीता हुआ बोला, ऐसी स्वाद लस्सी जिंदगी में पहली बार पी रहा हूँ, शहर में तो लस्सी पीने का मजा ही नहीं आता था। ज्ञानू उत्तर में मुस्कुरा दी और धीमे स्वर में बोली, अगर लस्सी पीने का इतना ही शौक था
तो गाँव छोड़कर क्यों गया था? काली खिलखिलाकर हँस दिया। ज्ञानू मुस्कुराती हुई सीढ़ी से नीचे उतर आई और चाची की पाँव आ बैठी। ज्ञानू इधर आ जा, आराम से बैठ। चाची ने अपने सामने पड़ी सूत की अट्टियों को समेटते हुए कहा। चाची मैं यहीं ठीक हूँ, ज्ञानू ने कहा। वो कभी काली को कुदाल चलाते हुए देखती और कभी सूत के उलझाओं को दूर करने में चाची का हाथ बटाती। दोपहर तक काली ने छत का बड़ा हिस्सा गिरा दिया। जब धूप तेज हो गई तो उसने काम बंद कर दिया। उस समय तक उसने नया पक्का मकान बनाने की खबर मोहल्ले में हर आदमी तक पहुंच चुकी थी। जो भी मर्द खेतों से घर वापस आता तो उसके घर वाले उसे सबसे पहले यही बात बताते थे, है ना। और काली ने भी नहा धोकर खाना खाया और कोठरी के दरवाजे में छोटी खाट बिछा कर ले लिया। हवा के झोंकों से छत पर बिखरी हुई मिट्टी उड़ कर उसके ऊपर गिर रही थी। तेज धूप में आकाश की नीलाहट फीकी पड़ गई थी। काली का दिल चला था, यानी जो काली था उसका दिल चाहता था कि अपने मकान के बारे में किसी से बात करे। जब यह ख्वाहिश और धूप दोनों असह्य हो गई तो छोटी सी खाट उठाकर तकिए में चला गया। चमादरी के बाहर चौक के पार साई बुल्ले शाह का तकिया था। तकिया के चारों ओर शीशम ऊंचे सरकंडों की घनी बाढ़ थी। एक और बढ़ के दो पेड़ थे और बीच में शायद इस गांव से भी पुराना बहुत बड़ा पीपल था। इसकी दाढ़ियां झुककर जमीन पर आ गिरी थी। तकिए में एक और टूटी फूटी एक पुरानी कब्र थी जिसके बारे में मशहूर था कि वो परमात्मा को पहुंच यानी जो परमात्मा को पहुंचे हुए एक फकीर साई भुल्ले शाह का मजार है। कभी कभार कोई दुखियारी बीमारी या बिपता की मारी या फिर गोद हरी होने की आकांक्षा लिए वहां पे कोई भी आता है, दिया जलाता है। इसके चारों ओर तेल गिरने से बड़े बड़े काले और चिकने धब्बे पड़ गए थे। इर्द गिर्द झाग झंगाड़ की घनी बाढ़ थी और उसमें मजार तक जाने के लिए छोटा सा रास्ता। मजार से हटकर एक छोटा सा पक्का कमरा था जिसे मुद्दत हुई किसी ने मनोकामना पूरी होने पर बनवाया था। कमरे की छत गिर चुकी थी। इसके एक कोने में छोटा सा गड्ढा था जिसमें दिन भर उपलों की आग सुलगती रहती थी ताकि हुक्का पीने वाले लोग अपनी चिल में भर सकें। कमरे के बाहर एक घड़ा रखा था। चमादड़ी की औरतें आते जाते वहां कुछ उपले फेंक जाती और घड़े में पानी भर देती थी। चमादड़ी के मर्द शीशम के पेड़ों के नीचे अपने ढोर डंगर बांधते थे और स्वयं पीपल की घनी छांव में खाट या कपड़ा बिछाकर आराम करते थे, गपशप लगाते थे और ताश और चौपट खेलते थे। काली अपनी खाट लेकर पहुंचा तो वहां काफी रौनक थी। धूप के सताए और थकावट से चूर लोग सो रहे थे, कुछ ऊँघ रहे थे। जीतू, बंतू, संतू और बग्गा ताश खेल रहे थे। काली को देखते ही जीतू ने आवाज दी, बाबूजी इधर आ जा। जीतू काली को उसकी 4 जमातों की तालीम और शहर में 6 वर्ष गुजारने का बाबूजी कहता था। वो उनके पास पहुंचा तो चारों ने उसे हाथों हाथ ले लिया। जीतू ताश की गड्डी दोनों हाथों में थाम कर बोला, बंत्या बाबूजी पक्का मकान बनाने लगे हैं, ऊपर चौबारा भी रहेगा। अब बाजी बाबूजी के चौबारे में ही लगेगी। जीतू की बात सुन काली वहां देख ऊँघते हुए लोग भी उठकर उसके पास आ गए। हर आदमी ईंटों, गारे, चूने, लकड़ी इत्यादि के बारे में सलाह दे रहा था। वे गांव के कुछ मकानों को एग्जाम्पल भी दे रहे थे। काली खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जीतू ने ताश की गड्डी को कपड़े में बांध दिया और अपनी छाती पर हाथ रखता हुआ बोला, बाबूजी मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना, एक बार मकान को आसमान आसमान तक उठा देंगे। बाबा फत्तू भी अपनी छोटी सी चुरमुराती हुई खाट उठाकर उनके पास आ गए। गांव में उनकी आय के बहुत ही कम लोग थे। काली बाबे को देख उठ खड़ा हुआ और उनकी खाट पकड़ ली और उस जगह रख दी जहाँ छांव बहुत घनी थी। बाबे पट्टू ने खाट पर बैठते हुए पूछा, किसके मकान की बात कर रहे हो? बाबा काली ने इमारत शुरू की है, जीतू ने ऊंची आवाज में कहा। जब बाबा पत्तू ने कान के छूते हाथ हिलाया तो उसने और भी ऊंची आवाज में अपनी बात कहा। अच्छा अच्छा, बाबा पत्तू ने काली को हाथ बढ़ाते हुए कहा। वह उसकी ओर झुक गया तो बाबा पत्तू उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। सारे मोहल्ले में एक भी पक्का मकान नहीं है। तुम्हारा पक्का मकान बनने से मोहल्ले का सिर ऊंचा हो जाएगा। ये सब आप बुजुर्गों के पैरों का प्रताप है, काली कहता है। बाबी पत्तू को काली की बात सुनाई नहीं दी तो वह अपनी कान उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, मेरे कानों के पर्दे तरबूज के खप्पर की तरह मोटे हो गए हैं और बहुत ऊंचा सुनाई देने लगा है। काली ने अपनी बात दोहराई तो बाबा पत्तू पोपला मुंह खुल गया उनका और उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीता रहे काका, तेरा बाप तो सब अरमान दिल में ही लेकर मर गया था। अगर पल्ले के 4 पैसे ठिकाने से खर्च हो जाए तो समझो अर्थ या गया, वरना इस पेट के दोजक में तो हर चीज जलकर भस्म ही हो जाती है। बाबा फत्तू कुछ देर तक चुप रहकर फिर बोले, मैंने भी जिंदगी में कोशिश तो बहुत की, दिन रात मेहनत की, तड़के खेतों में काम किया, दिन में रस्सियां बनाई, शाम को घास खोद कर बेचा, रात को कहीं मजदूरी का काम मिल गया तो नींद खराब करके वो भी किया, लेकिन पक्का मकान बनाने का अरमान पूरा ना हुआ। गांव में मेहनत मजदूरी तो है, कमाई नहीं है। देखिए यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है कि गांव में मेहनत मजदूरी तो है लेकिन कमाई नहीं है। अतीत की एक कामना को याद करके बाबा पत्तू की आंखों में आंसू छलक आए। आसपास बैठे हुए लोग सोच में पड़ गए और काली का दिल भी भर आया। मकान बन जाए तो मुझे जरूर दिखाना, बाबे पत्तू ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। मकान ही आपका होगा बाबा जी, काली ने नम्रता से कहा और बाबे की ओर झुकता हुआ बोला, अभी तो अगली दीवार पक्की बनाने का इरादा है,
बाकी दीवारें पक्के सतून बनाकर कच्ची ही बना दूंगा। बाद में जब पैसे हाथ आ जाएंगे तो वो भी दीवारों को पक्की कर दूंगा। काली बाबा पत्तों के साथ बातों में व्यस्त था कि तकिए में एक ओर से गालियां देने की आवाज़ आने लगी। सब लोगों का ध्यान फिर से उधर गया। सब उस आवाज़ को पहचानते थे, उस आवाज़ के मालिक को जानते थे, मंगू निक्कू के बेटे अमरू को। यहाँ पे जो मंगू था, वो मंगू जो था वो निक्कू के बेटे जो है, निक्कू का बेटा कौन था? यानी प्रीतो और निक्कू का बेटा जो अमरू था उसको गाली दे रहा था, क्योंकि उसकी भैंस की पीठ पर धूप पड़ रही थी। मंगू बकता-बकता भैंस को छाया में बाँध कर वहाँ आ गया, जहाँ सब लोग बैठे थे। अमरू उसके पीछे-पीछे खाट उठाकर आ रहा था। काली के पास पहुँचकर मंगू ने कहा, आज क्या छत पर भैंस कहता है कि आज क्या छत पर भैंसे नाचे थे, जो उसका एक हिस्सा गिर गया? नहीं, मैंने आप ही गिराया। पक्का मकान बना रहा हूँ, काली ने विश्वास के साथ कहा। क्या कहा? मंगू खिलखिलाकर हंस पड़ा और एक और लेटे हुए घुम्मन को संबोधित करते हुए बोला, घुम्मना, सुना तूने? काली पक्का मकान बना रहा है। घुम्मन गर्दन उठाकर कमजोर सी आवाज में बोला, क्या कहा? काली मकान बना रहा है? नई हवेली बना रहा है, जिसमें असामियों और तेरे मेरे जैसे कमियों की कचहरी लगाने और दाद फरियाद सुनने के लिए एक दीवान खाना भी होगा। कहकर जो मंगू था वो काली से बोला, क्या शहर में डाके डालता रहा है, जो गांव आते ही पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया? दूसरे गांव से भी लोग शहर रहकर आए हैं, पक्का मकान तो क्या, किसी का पक्का चूल्हा भी नहीं बना। गुम्मन मंगू की हर बात पर सिर हिला रहा था। मंगू अपनी बात जारी रखता हुआ बोला, मेरे मामा का साला फौज में नायक था, सिपाहियों के ऊपर अफसर, सारी उम्र बड़े बड़े शहरों में रहा, इतने बड़े बड़े शहरों में जिसमें हमारे गांव जैसे सैकड़ों गांव समा जाए। दिल्ली दसौर दसावर तक घुमाया, लेकिन जब से बेचारा फौज से वापस आया, रोटी के लिए भी तरस रहा है। मंगू की आवाज़ सुन सोए हुए लोग भी उठ गए। ताश और चौपट की बाजियां ठप हो गई। सबको विश्वास होने लगा कि मंगू और काली में झगड़ा हो जाएगा। सब महसूस कर रहे थे कि मंगू जाति कर रहा है, लेकिन डर के मारे चुप थे। काली कमजोर नहीं था, तगड़ा लंबा शरीर जो मकान की छत को छूता था। वो मंगू की ओर एकटक ताकता रहा। वो बात पलटने के लिए बाबे पत्तू से बात करने लगा, लेकिन मंगू उसके कंधे को झंझोड़ता हुआ बोला, काली, रुपया बाफर है तो कुछ हमें भी दे दे। क्या उसकी शराब पिएगा? काली ने क्रोध से कहा। खरीद कर तो ठेके की शराब पी जाती है, और वो तो नामर्द लोग पीते हैं। तुम्हारी कमाई हराम की है, तो इससे तो मैं और क्या ही कर सकता हूँ। काली ने उसकी ओर घूर कर देखा तो तुनक कर बोला, मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे मेरा खून पी जाएगा। मंगू के साथ बैर करके इस मोहल्ले में कोई रह सकता है? मंगू की ये सब सुन बाबा पत्तू चुप नहीं रह पाए। वो उसे समझाते हुए बोले, मंगू, क्यों लाख की बात करता है? खुश नहीं होता है कि हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसा आदमी निकला है जो पक्का मकान बनवा रहा है? चुप रहे बुड्ढे, हर समय अपनी टटर लगा रखता है। मंगू ने बाबे फत्तू को छिड़क दिया। वो रुहासा सा होकर शिकायत भरे स्वर में बोला, इस छोकरे को ना बड़ों की इज्जत का ख्याल है, ना ही छोटों का लिहाज। शिकारी कुत्ते की तरह पंजे झाड़कर हर किसी के पीछे पड़ जाता है। यह सुन मंगू और भी भड़क गया। चुप रहा बुड्ढा, तू मेरी एक धौल की मार है। काली की आंखों में सरारे चमकने लगी, उसकी मुठ्ठियां बंद हो गई। उसके चेहरे से साफ पता लगता था कि वह जैसे खून के घूंट पी रहा है। काली ने क्रोध से कांपती हुई आवाज में कहा, मंगू, तू मेरे साथ बात कर रहा था, बीच में बाबे को क्यों घसीट लाया? वो तुम्हारे बाप के समान है। तेरे बाप के समान होगा, जिसने अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी। यानी अब टोन कसता है कि तुम तो अपने भी बाप की शक्ल नहीं देखी तुमने। मंगू ने ये बात कह तो दी, लेकिन काली के शेर के पंजों की तरह खुले हुए हाथ देखकर वो डर गया। कई लोगों ने दबी जबान में मंगू से कहा कि वह इस झगड़े में माँ बाप को बीच में क्यों लाता है। बीच बचाव कराने के लिए बहुत से लोग एक साथ बोल रहे थे। जीतू चाहता था कि मंगू से काली भिड़ जाए और उसको पीट दे। बाबे फत्तू के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था और वो बिटर बिटर हर एक चेहरे की ओर देख रहे थे। उसने अपने पास खड़े जीतू से पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बंतु से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहकर टाल दिया। बाबे फत्तू ने बारी बारी हर एक से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। वो हताश होकर ऊंचे स्वर में बोले, सब जाने कौओं की तरह का कर रहे हैं, मुझे कहते हैं कोई बात नहीं है। बाबा पत्तू अपनी लाठी टटोल कर उठे, लेकिन काली ने उसे फिर खाट पर बिठाते हुए कहा, बाबा जी आप बैठो, आराम से लेटो, बात खत्म हो गई है। मंगू वहां से उठकर परे चला गया। काली अपनी खाट पर आ बैठा। जीतू उसकी ओर एकटक देखता हुआ धीमे स्वर में बोला, बाबूजी, तू तो पक्का शहरिया बनकर आया। आज तो बिल्कुल शहरियों की तरह लड़ा है। हवाई फायर ही हो गया था। मजा तब था अगर मंगू सारे दांत उसकी झोली में डाल देता। काली ने जीतू को कोई उत्तर नहीं दिया और ताश उठाता हुआ बोला, एक दो बाजियां हो जाए। जीतू ताश के पत्ते फेंटने लगा तो बाकी लोग भी उसके पास आ गए और शीघ्र ही हा हा करने लगे। जब दिन ढल गया तो काली के ताश जीतू के हाथ में थमा दी और अपनी खाट उठाकर बोला, परछाइयां लंबी हो गई हैं, जाकर काम शुरू करो। काली अभी तकिए के अंदर ही था कि मंगू ने बाबा पत्तू की खाट को ठोकर मारते हुए कहा, बुढ़िया, उठा खाट यहाँ से, कितनी जगह घेर रखी है, अब तू यहाँ ना आया कर, काली के चौबारे में ही दोपहर काटा कर।
मंगू के इन शब्दों के साथ 2-3 ठहाके गूंज उठे। वे काफ़ी दूर तक काली का पीछा करते रहे। तो यानी वो इतना कह सकते हैं कि जो मंगू था वो इतनी लापरवाही और उसके अंदर इतनी अकड़ हो गई थी कि वो अपने ही जो जो अपनी चमारड़ी के लोग थे, उन्हें ही वो अपना नहीं समझ रहा था, उनको ही बहुत ही धिक्कार भरे नज़रों से देख रहा था।